नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राय। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राय ऑनलाइन अकेडमी पर। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल को पढ़ रहे थे और मौर्य काल में हम लोगों ने आपका अशोक के बारे में डिटेल रूप से समझ लिए थे। उसके बाद आपका आज के क्लास में हम लोग मौर्य काल को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको हेडिंग में लिखना है, लिखिए मौर्य काल के आर्थिक जीवन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल के आर्थिक जीवन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल के आर्थिक जीवन। हेडिंग में लिखिए मौर्य काल के आर्थिक जीवन। मौर्य काल का आर्थिक जीवन। आज हम लोग आर्थिक जीवन को कंप्लीट कर देंगे। बाकी एक क्लास और लगे आपको, है ना। उसके बाद हम लोग का मौर्य काल समाप्त होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे। कौन सा? मौर्योत्तर काल। वो भी 8 से 9 क्लास में वो भी आपका यूनिट समाप्त होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य काल का आर्थिक जीवन, है ना। मौर्य काल में क्या क्या आर्थिक, माने कृषि व्यवस्था कैसा था, व्यापार कैसा था, पशुपालन कैसा था, है ना। तमाम तरह के प्रश्न आपको मन में आ रहा होगा, तो सभी को हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मौर्य काल के आर्थिक जीवन। तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। आपको कोई आसान टॉपिक है ना। देखिए मौर्य काल में देखिए आपको जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब मतलब एक कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में कृषि आर्थिक जीवन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो पशुपालन था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था? कृषि। फिर मौर्योत्तर काल, आपका महाजनपद काल आया तो महाजनपद काल में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। और इस काल में भी कौन सा काल? तो मौर्य काल में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है ना। मतलब इसको ज्यादा प्राथमिकता कौन ज्यादा किसको दे रहे हैं? पशुपालन है। पशुपालन, कृषि और व्यापार। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता मौर्य काल में किसको दिया जा रहा है? तो कृषि को दिया जा रहा है। जैसे आज देख लीजिए आज हम लोग जैसे मॉडर्न युग में अभी हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग खेती को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं या फिर नौकरी को सेवा कर सकते हैं। तो हम लोग जितना जनरली क्या है, हम लोग सेवा क्षेत्र पर ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी सेवा क्षेत्र को ज्यादा हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार मौर्य काल में किस पर प्राथमिकता दी जा रही थी? तो कृषि पर। ज्यादातर लोग क्या करना चाहते थे? कृषि। तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अभी कृषि के बारे में देखेंगे। तो देखिए मौर्य काल में कृषि को 2 भागों में विभाजित किया गया। मौर्य काल में कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया? मतलब मौर्य काल में कृषि भूमि को, जो कृषि करने योग्य भूमि था, जैसे जिस पर खेती हम लोग करते हैं, है ना, कि मजदूर क्या करवाते हैं, तो जो खेती होता है मौर्य काल में, कृषि करने योग्य भूमि को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहले के हम लोग क्या कहेंगे? निजी भूमि, और एक को हम लोग क्या कहेंगे? सीता भूमि। मौर्य काल में कृषि भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो निजी भूमि और एक सीता भूमि। निजी भूमि क्या है और सीता भूमि क्या है, इसको अभी आपको समझाते हैं। तो हम लोग अभी क्या समझेंगे? निजी भूमि तो आप समझ गए, मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति का। जैसे मान लीजिए कि आपका 10 बीघा जमीन है, तो जमीन क्या कहलाएगा? तो निजी जमीन कहलाएगा। मतलब वो आपका जमीन है, तो किसी पर्सनल व्यक्ति का जमीन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो निजी भूमि कहेंगे। लेकिन जिस सरकारी जमीन को हम लोग क्या कहेंगे मौर्य काल में? तो सीता भूमि। पिछले क्लास में आपको बताए थे, या आज के डेट में हम लोग सरकारी भूमि को क्या गांव देहात की भाषा में कहते हैं? तो गरमजरुआ जमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? गरमजरुआ जमीन, है ना। तो मतलब समझे हम लोग कि निजी भूमि किसको कहेंगे? तो किसी व्यक्ति का पर्सनल अगर जमीन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? निजी भूमि। और सरकारी भूमि को, जो गरमजरुआ जमीन को हम लोग क्या कहेंगे? सीता भूमि। ये ध्यान रखिएगा। देखिए मौर्य काल में टैक्स तो लगता ही था। तो मौर्य काल में देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 10 बीघा जमीन है ना, और आप 10 बीघा अपने खेती में, अपने जमीन पर खेती करना चाहते हैं, तो उसको से आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी राजा को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अगर आपके पास कोई जमीन नहीं है फिर भी आप खेती करना चाहते हैं, तो जो सरकारी भूमि है, गरमजरुआ भूमि है, उस पर आप कृषि कीजिए, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता था। दोनों पर टैक्स देना, यानी अपना भूमि पर भी आप खेती कर रहे हैं। जैसे आज के डेट में हम लोग अभी तो हम लोग आजादी यानी लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो क्या हम लोग अपने खेती पर जो खेती करते हैं, मतलब अपने खेत पर जो कृषि का कोई भी फसल उगाते हैं, तो क्या हम लोग सरकार को टैक्स देते थे? नहीं, है ना। तो ठीक उससे प्रकार मौर्य काल में अपना जमीन पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था। ध्यान रखिएगा। तो मौर्य काल में निजी भूमि पर भी टैक्स देना पड़ता था और
गर्मजरुआ जमीन पर भी। लेकिन आपको मन में आ रहा हो कि सर निजी भूमि और गर्मजरुआ भूमि दोनों पर टैक्स समान था, तो नहीं। अगर आप अपने जमीन पर खेत कर रहे हैं तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। किसके अपेक्षा में? तो अगर सरकारी भूमि पर आप खेती कर रहे हैं तो इसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। किसको? तो सरकारी भूमि को आप में खेती कीजिएगा तो ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा कम देना पड़ेगा, यानी इससे कम देना पड़ेगा। क्या ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग मौर्य काल के टैक्स प्रणाली। मौर्य काल के हम लोग टैक्स प्रणाली देखेंगे, यानी मौर्य काल में किस प्रकार का टैक्स लिया जा रहा था, है ना। कुल 4-5 टैक्स है, उसको आप एक आसान से समझ जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। यहीं पहले हम लोग देखेंगे केवल आप समझिएगा, आपको समझ सभी को हम समझा देते हैं आपको। क्या हो गया? भाग, बलि, हिरण्य में, और एक और आपको हम देखिए भाग हम लोग किसको कहेंगे? तो भूमि पर लगने वाले कर को क्या कहेंगे हम लोग? भूमि कर, यानी भूमि पर लगने वाले कर को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? तो भाग। उसी प्रकार धार्मिक कर, यानी अगर धर्म को अपना रहे हैं तो उस पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो बलि। ये आपका हो गया हिरण, तो नगद कर, नगद कर। और ये आपका में, मतलब देखिए हिरण कर किसको कहेंगे? तो नगद कर अगर हम लोग सब राजा को दे रहे हैं तो उसको मौर्य काल में क्या कहा जाता? तो हिरण। देखिए ये प्रश्न यूपीएससी में आया था, है ना। यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न ध्यान रखेगा। ये प्रश्न आया था कि मौर्य काल में हिरण्य का अर्थ क्या होता है, प्रश्न आया था, ध्यान रखेगा। तो क्या होता है? तो नगद कर, है ना। एक आपका बचिए कौन? मौर्य में मतलब बकरी में करता जो नहीं, में एक टैक्स है, मौर्य काल का टैक्स है। मतलब क्या? अनाज के बदले, मतलब आप सरकार को या गवर्नमेंट को, आप राजा कह सकते हैं, गवर्नमेंट तो नहीं था ही नहीं, तो राजा को अगर आपको टैक्स देना है, अगर अनाज के रूप में आप टैक्स दे रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो में टैक्स है, यानी में पर प्रणाली कहेंगे। क्या हम लोग कहेंगे? उसी को में कहेंगे, है ना। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा जब तब ऐसा ही हो रहा है। और एक कर और आपको लेखन मिलता है ना, कहीं कहीं आपको सीमा कर भी रहेगा, यानी सीमा कर, यानी सीमा। जैसे मान लीजिए कि आपका एरिया है, ये जमीन है और ये आपका, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इधर दूसरा का जमीन है, इधर आप कहते हैं, इसी को एरिया यानी कि सीमा कहते हैं, है ना। तो सीमा पर लगने वाले कर को हम लोग क्या कहते हैं? शुल्क। ये आपका क्या हो गया? कर प्रणाली हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि देख लिए, उसके बाद हम लोग पशुपालन देखेंगे। पशुपालन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पशुपालन देखिए, पशुपालन में उसमें जो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि सब पालतू है, ध्यान रखिएगा। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब क्या है? पालतू है। लेकिन मौर्य काल में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी पालतू पशु पर, यानी किसी भी पशु को पालतू बनाने में ज्यादा, इसको सही से ठीक करवाना पड़ेगा, जानो तब ऐसा ही हो रहा है, टाइम वेस्ट छुटमुट का। हाँ समझिएगा, वो आपका बल्ब के चलते कनेक्शन आपका थोड़ा सा हो जाता है। देखिए पशुपालन, देखिए जो घोड़ा हाथी था, यानी मौर्य काल में हाथी पालन पर विशेष ध्यान दिया गया। मतलब जिस मौर्य काल में जिसके पास ज्यादा हाथी है वही व्यक्ति क्या युद्ध को जीत सकता है। मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य काल में या फिर आपका कौन सा काल, मगर महाजनपद काल में जिसके पास जितना हाथी होता था उसको, उस राजा को युद्ध जीतने की संभावना उतना ज्यादा बढ़ जाती थी, है ना। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य काल का हाथी ही क्या, आज के आधुनिक में जो हम लोग बम बारूद बना रहे हैं, एटम बम, वही उस समय का एटम बम की तरह काम करता था। मतलब एक आपके पास हाथी है तो आप 10 से 15 सैनिकों को हाथी केवल ऐसी अपने सूंड और लात से ही मार कर, है ना, घायल कर सकता है। तो जिसके पास जितना हाथी है उसको, उस राजा को
जितना इस युद्ध जीतने में काफी सहायता प्रदान करता था। इसीलिए सभी राजा ने क्या किया, मौर्य काल में हाथी पालन पर विशेष ध्यान दिया गया। किस पालन पर? हाथी पालन पर। और पिछले क्लास में आपको बताए थे कि चारागाह यानी चारागाह भूमि के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? विविता, है ना। और गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पशु, पालतू पशु के लिए चारा का व्यवस्था कहाँ किया गया था? चारागाह में। और चारागाह के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते थे? विविता। ध्यान में आपको पिछले क्लास में बताए थे भी, तो ध्यान रखिएगा। विविता ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा पशुपालन देख लिए, और एक चीज और बच गया। देखिए मौर्य काल में दो चीज, वन, मौर्य काल में वन को दो भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? दो भागों में। पहला हम लोग कहेंगे हस्ती वन, हस्ती वन, और एक को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य वन। अब समझिएगा, हस्ती वन किसे कहेंगे, द्रव्य वन किसे कहेंगे? वैसा वन जिसमें हाथी पाया जाता है। समझिएगा, मौर्य काल में हस्ती वन किसे कहते हैं? तो सुनिएगा, वैसा वन जिसमें हाथी पाया जाता है, यानी उस जंगल में अगर हाथी पाया जा रहा है, उस जंगल को हम लोग क्या कहेंगे? हस्ती वन कहेंगे। लेकिन वैसा जंगल या वन जिसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं, उसमें हम लोग क्या कहेंगे? तो द्रव्य वन। तो ये आपका हो गया द्रव्य भी कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यापार, है ना। व्यापार, बिजनेस देखेंगे मौर्य काल में। देखिए मौर्य काल में आपको, मौर्य काल में क्या मुद्रा का प्रचलन था? तो था मौर्य काल केवल महाजनपद काल से मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। ध्यान में रखिएगा। तो महाजनपद काल में मुद्रा का प्रचलन था। उसके बाद देखिएगा मौर्य काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल में मुद्रा का प्रचलन था। यानी व्यापार करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो मुद्रा का। वस्तु विनिमय प्रणाली था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन मुद्रा ज्यादा प्रचलित था। क्या था? मुद्रा प्रचलित। और तीन तरह के आपको मुद्रा मिल जाएगा। यानी महाजनपद काल में तीन तरह के मुद्रा का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा मुद्रा? समझ देखिएगा, सुवर्ण, एक मुद्रा का कहा जाता है सुवर्ण, एक पन्न, एक वो पन या इसी को काटसापन, और एक को हम लोग कहते थे काकर्ण। मौर्य काल में तीन प्रकार के मुद्रा का उल्लेख मिलता है। पहला सुवर्ण, दूसरा पन्न, पन्न या इसी को काटसापन, या एक काकर्ण। देखिए प्रश्न आ रहा होगा मन में कि सर सुवर्ण कर्ण क्या है? तो वैसा मुद्रा, मान लीजिए मुद्रा किसको बन रहा है? सोना को। अगर सोना से बन रहा है, सोना का यूज करके बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुवर्ण। उसके बाद अगर चांदी से बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पर्ण या काटसापन। अगर तांबा से बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? काकर्ण कहेंगे। मतलब प्रश्न आएगा आपको कि मौर्य काल में सोना के मुद्रा को कहा जाता था तो क्या? तो सुवर्ण। मौर्य काल में तांबा के मुद्रा को कहा जाता था क्या? तो आपका काकर्ण। ध्यान रखिए। अब हम लोग व्यापार में देख रहे हैं। अब हम लोग हेडिंग में क्या अब हम लोग सड़क देखेंगे, है ना। देखिए मौर्य काल में सड़क काफी इंपोर्टेंट सेक्शन है। ये आपको हर एक एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है। देखिए मौर्य काल में जो यातायात होता था तो सड़क मार्ग का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? तो सड़क मार्ग, यानी यातायात। मौर्य काल में यातायात में सड़क मार्ग का प्रयोग किया जाता था। और मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण सड़क का उल्लेख मिलता है। उस सड़क का नाम क्या है? उत्तर पथ। ध्यान रखिएगा, उत्तरापथ। उस सड़क का नाम क्या है? उत्तरापथ। एक हम आपको नक्शा से बनाते हैं, आजादी आपको समझ में आएगा। ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया। देखिए मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण सड़क का उल्लेख मिलता है। उस सड़क का नाम क्या है? उत्तरापथ। उत्तरापथ का मतलब देखिए शब्द में पकड़ने का प्रयास कीजिए। उत्तर पथ का रहा है। उत्तरापथ मतलब उत्तर में स्थित पथ। तो उत्तर में कौन सा है? यानी यहाँ से उधर सब पोर्शन उत्तर में है। तो ये जो सड़क था, इस सड़क का निर्माण किसने किया था? अशोक ने करवाया था। यानी उत्तरापथ का, मौर्य काल में उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। और ये कहाँ से? तो अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तरापथ जो सड़क है यानी मौर्य काल में बनाया गया था, उसका निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। ये उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो देखिए आपको कोलकाता से कहा जाता है। कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर तक एक सड़क जाता है। कहाँ जाता है? कोलकाता के पेशावर तक।
पेशावर यहाँ कोलकाता, है ना। यानी प्रश्न आएगा कि उत्तरा पथ कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो कोलकाता से लेकर पेशावर तक, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखिए हम लोग जो देख रहे हैं उत्तरा पथ है ना, और जब मध्यकाल आया, यानी जब ये तो प्राचीन काल हम लोग पढ़ रहे हैं, जब मध्यकाल आएगा तो मध्यकाल का एक राजा है कौन, शेरशाह। शेरशाह इस रोड का मरम्मत करवाएगा, मतलब है ना, रोड कहीं टूट फूट जाता था, हम लोग क्या कराते, मरम्मत करवाता ठेकेदार। तो उसी प्रकार जब मध्यकाल आएगा, मध्यकाल यानी मेडाइवल, तो एक राजा है शेरशाह, उसको भी आप पढ़िएगा जब मॉडर्न हम लोग जब मेडाइवल पढ़ेंगे तो शेरशाह इसका मरम्मत कराएगा। अब मरम्मत करवा के इस सड़क का नाम क्या देगा, सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, यानी इस सड़क का नाम क्या देगा, सड़क ए आजम। सड़क ए आजम का अर्थ क्या हुआ, तो सड़कें में महत्वपूर्ण, यानी भारत के सबसे महत्वपूर्ण सड़कें है ये। उसके बाद जब अंग्रेज का शासन आएगा तो अंग्रेज भी इसका मरम्मत कराएगा, यानी अंग्रेज भी इसका मरम्मत कराएगा। और इस सड़क का नाम क्या रखेगा, जीटी रोड, मतलब ग्रैंड ट्रैक रोड इस नाम का। अंग्रेज इस सड़क का नाम क्या देगा, ग्रैंड ट्रैक, है ना। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है ना। तो अब हम लोग देख लीजिए, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन। अब देखिए जो सड़क जो में है, जो रोड बनता था, यानी रोड जो बनाने वाला जो अधिकारी होता था, यानी मौर्य काल में, उसको हम लोग कहते हैं एग्रोनोई। एग्रोनोमाई, है ना। एग्रोनोमाई क्या कहते हैं, एग्रोनोमाई। और इस एग्रोनोमाई सड़क पर प्रत्येक 10 स्टेडिया पर पत्थर लगाता था। कौन, तो एग्रोनोमोई अधिकारी होता क्या, तो सड़क बनाने का अधिकारी को, यानी सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहा था, तो एग्रोनोमाई। और ये प्रत्येक 10, देखिए मान लीजिए रोड है, तो इस यहाँ एक पत्थर लगा दिया और यहाँ लगा दिया, है ना। दो पत्थर के बीच कितना दूरी होती है, तो स्टेडिया, 10 स्टेडिया, मतलब समझिएगा, मतलब मौर्य काल में दूरी मापने का इकाई कौन था, तो स्टेडिया था, है ना। स्टेडिया यानी दूरी मापने का इकाई था। हम आप लोग देखेंगे, देखिए एक 10 स्टेडिया बराबर होता है 1.6 किलोमीटर होता है, मतलब, है ना, यानी 1.6 किलोमीटर, यानी 1 माइल बराबर हम लोग जानते हैं, 1 माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1600 मीटर, है ना, यानी 1600 मीटर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, एक देखिए 10 1.6 से हम लिख सकते हैं 1600 मीटर। और यहाँ से इसे कट जाएगा तो बच जाएगा एक स्टेडिया बराबर 160 मीटर। ये आपका कई बार प्रश्न आया है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है मौर्य काल के, हम लोगों ने आर्थिक जीवन देख लिया। तो हेडिंग में लिखिए मौर्य काल का आर्थिक जीवन, मौर्य काल का आर्थिक जीवन लिखिए। मौर्य काल में कृषि का मुख्य आधार, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। और फिर हेडिंग में लिखिए कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि, जिसमें डैश देकर लिखिए मौर्य काल में कृषि भूमि को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला लिखिए निजी भूमि और दूसरा लिखिए सीता भूमि, निजी भूमि और ये सीता भूमि। उसके बाद लिखिए हेडिंग में कर प्रणाली, मौर्य काल के कर प्रणाली लिखिए इस तरह से लिखिए। भाग को क्या कहते हैं, मतलब प्रश्न आएगा कि मौर्य काल में भूमि कर लेने वाले भूमि के कर को क्या कहा जाता है, तो भाग। तो लिख लीजिए, इधर लिखिए कर और इधर लिख लीजिए विषय, ऊपर लिखिए कर और इधर विषय, इधर लिखिए भाग और भूमि कर। बलि के सामने धार्मिक, हिरण्य के सामने नगद कर, मे के सामने अनाज, है ना, लिखिए मे के सामने लिखिए अनाज के रूप में टैक्स देने वाला, अनाज के रूप में टैक्स देने वाला। और एक लिखिए शुल्क, इसके सामने लिखिए सीमा कर, शुल्क में लिखिए सीमा कर। उसके बाद हेडिंग में लिखिए पशुपालन। तो लिखिए मौर्य काल में गाय भैंस बकरी घोड़ा इत्यादि सभी पालतू थे। इसी में फिर अगला पॉइंट करके लिखिए मौर्य काल में हाथी पालन पर विशेष ध्यान दिया गया है, उसके बाद लिखिए इसमें पॉइंट करके मौर्य काल में गाय
बकरी इत्यादि का चारा के लिए चारागाह की व्यवस्था की गई थी। चारागाह की व्यवस्था की गई थी जिसके प्रधान विविता अध्यक्ष होता है था। जिसके प्रधान विविता, एक पिछले क्लास में आपको बताए भी थे, विविता अध्यक्ष होता था। उसके बाद लिखिए हेडिंग में लिखिए वन। हेडिंग में लिखिए वन। तो लिखिए मौर्य काल में वन को दो वर्गों में विभाजित किया गया था। दो वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला लिखिए हस्ती वन, और इसमें डैश देके लिखिए हस्ती वन में लिखिए डैश देके इसमें हाथी पाया जाता था। इस वन में हाथी पाया जाता था। उसका दूसरा लिखिए द्रव्य वन लिखिए इस वन में खनिज पाया जाता था। उसका हेडिंग में लिखिए व्यापार या बिजनेस। लिखिए मौर्य काल में व्यापार के लिए मौद्रिक प्रणाली विकसित थी। और लिखिए मौर्य काल के प्रमुख मुद्रा पहले लिखिए स्वर्ण और इसके सामने लिखिए सोना। ये किसका बना होता था? तो सोना पदार्थ का। तो हेडिंग में लिखिए इधर मुद्रा लिखिए और इधर लिखिए पदार्थ। इधर पदार्थ, मुद्रा के सामने लिखिए सुवर्ण। इसी को किसका बना होता था? तो सोना का। उसके बाद लिखिए पन्न या इसी को करसापन, ये किसका बना होता था? चांदी का। उसके बाद काकर, ये तांबा का बना होता था। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडिंग में लिखिए सड़क यानी रोड, सड़क। लिखिए मौर्य काल में यातायात के लिए सड़क का प्रयोग किया जाता था। इसमें लिखिए पॉइंट करके अगला, मौर्य काल के प्रमुख सड़क उत्तरापथ था। जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और यह सड़क कोलकाता से पेशावर तक जाती है। उसके बाद इसी में पॉइंट करके लिखिएगा, मध्यकाल में शेरशाह ने इस सड़क का मरम्मत करवाया और इस सड़क को सड़क ए आजम कहा। उसके बाद लिखिए इसी में पॉइंट करके आगे, अंग्रेज के शासनकाल में इस सड़क का मरम्मत करवाया गया और अंग्रेजों ने इसे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड कहा। उसके बाद लिखिए अगला डैश के पॉइंट करके, मौर्य काल में सड़क को बनाने वाले अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। और यह एग्रोनोमाई प्रत्येक 10 स्टेडिया पर पत्थर का प्रयोग करता था। प्रत्येक 10 स्टेडिया पर पत्थर को लगाता था। उसके बाद लिखिए 10 स्टेडिया बराबर 1.6 किलोमीटर। लिखिए फिर एक स्टेडिया बराबर 160 मीटर। तो ये आपका था मौर्य काल के आर्थिक जीवन। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्लास और बचेगा मौर्य काल, उसमें हम लोग देखेंगे चाणक्य का पुस्तक का नाम क्या है, तो आपका अर्थशास्त्र, और मेगास्थनी के इनका पुस्तक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये आपका यूनिट समाप्त होगा, यानी मौर्य काल समाप्त। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल को चलेंगे, है ना। अगर क्लास हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।